AVFO एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, ये समझ लीजिए। 17 जून, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नजदीक है। तो आज हम इसी विषय पर 2 मिनट बात करेंगे आपसे। देखिए, एक तो मध्य प्रदेश की बात करें हम, MP की, तो MP में काफी सारा सिलेबस है और हमने पैरावेट इंस्टीट्यूट के माध्यम से काफी सारा सिलेबस हमने प्रोवाइड करवाया हुआ है। अब हम उन सभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चूंकि मध्य प्रदेश के बच्चों की तैयारी काफी अच्छी है और वहां पर पेपर का लेवल भी काफी ऊपर रहता है, अच्छा रहता है। छत्तीसगढ़ में चूंकि पहली बार वैकेंसी आई है तो वहां पर, हाँ ठीक है भाई, क्षितिज 25 जून को तो और भी अच्छी बात है। 17 जून को छत्तीसगढ़ है। हाँ 25 हो गया अब, बहुत अच्छी बात है भाई पवन। अब आप थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में चूंकि शायद फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है, तो कभी भी फर्स्ट टाइम एग्जाम होता है तो इतना टफ पेपर नहीं आता है। पहली बात, बेसिक चीजें पूछी जाती है। दूसरी बात, तीसरी बात, तैयारी में भी काफी अंतर है। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स, पिछली भर्ती हाल ही में गई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, और उस भर्ती के जस्ट बाद, कुछ ही समय बाद ये वाली भर्ती आ गई है। तो यानी आपको अ, तैयारी करनी है दोनों स्टेट्स के बच्चों को। और आज आप थोड़ा काफी संख्या में जुड़े हुए हो, आज आप कुछ डिस्कशन के लिए बताओगे कि हम कौन से सब्जेक्ट पर चर्चा करें, या फिर मेरी तरफ से मैं आपका एनालिसिस करूंगा कि आप क्या पढ़ते हैं, टेस्ट भी देते हैं खुद, और खुद को जजमेंट होना चाहिए आपको कितना आता है, क्या लेवल की आपकी तैयारी है। बच्चे दूसरों में खामियां निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद की तैयारी किस स्तर की है, उस चीज को आप काफी बच्चे जान लेंगे हमारी इस क्लास से। हाँ भाई, शुभम, क्षितिज, पवन, अजय, ब्रजेश, रवि, रागिनी, मिहिप, सभी लोग, मोनिका, हम आज शुरू करते हैं। या तो आप बता दीजिए, नहीं हम प्रश्नोत्तरी शुरू कर रहे हैं हमारी तरफ से। और आज हम सब्जेक्ट लेंगे दो। एक तो हम लेंगे मैनेजमेंट, बिल्कुल रेडियोलॉजी की क्लास आज ही हमने डाली है, महेंद्र रावत। हाँ, ये गुड इवनिंग प्रतीक। आप ये और बातें आप चैट पर भी कर सकते हो, है ना, आपकी पूरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाता है वैसे तो। हाँ भाई, तो आज तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीजें आपसे पूछ लेते हैं कि किसका कितना लेवल है। तो हम एक तो मैनेजमेंट लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मींस सब्जेक्ट है LPM, और डिस्कस करेंगे दूसरा मेडिसिन। मेडिसिन, हाँ भाई, बिल्कुल दिमागी रूप से पूरी तरह आप तैयार हो जाओ। मैं क्वेश्चन यहाँ से पूछूंगा, आप उसको शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बताइए बिल्ली का जूलॉजिकल नेम क्या है, कैट का जूलॉजिकल नेम। तो अगर आपने फेलिस डोमेस्टिकस को ऐसे लिख दिया तो भी चलेगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को हम आज कवर करने वाले हैं, कुछ ही देर में हम हजारों क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे यदि आपका सहयोग रहा। तो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल ब्रजेश को, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने आपसे पूछा कि बताइए, हाँ, याक का जूलॉजिकल नेम क्या है, तो क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाते हैं, याक का जूलॉजिकल नेम बताएंगे। आप पूरा नहीं लिख सकते, शॉर्ट में बताएंगे। बी हैप्पी, नहीं बता पाए आप, हाँ बिल्कुल, हाँ मोनिका कुंवर ने बताया BSBG, बिल्कुल मोनिका का बॉस ग्रुनिस। हाँ भाई, ठीक है, सभी का लगभग, रागिनी का भी सही है। हाँ, अगला प्रश्न मेरा रहेगा, भीड़ में क्रोमोसोम्स की नंबर कितनी होती है, भीड़ में गुणसूत्रों की संख्या बताएंगे। कितना फास्ट आप बता पाते हैं। सीप में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। बिल्कुल शुभम का बिल्कुल सही है, 54, बहुत अच्छी तैयारी है भाई। हाँ बिल्कुल, विशाल, नवरिया, सागर, आशीष चौधरी, 54।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, म्यूल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? खच्चर में, म्यूल, खच्चर में कितने गुणसूत्र? मोहर सिंह बिल्कुल गलत है। हाँ, सुशील सिंह तोमर 54 सही है। लेकिन गोट का क्यों बता रहे हो जब हम पूछ रहे हैं आपसे इतने सारे प्रश्न? बिल्कुल 63 सभी के आंसर। उदिता सही है, बिल्कुल पवन सही है 63। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाँ 74 क्रोमोसोम नंबर किस में होता है? किस डोमेस्टिक एनिमल में, किस पालतू पशु में 74 क्रोमोसोम नंबर होता है? 74। किस पालतू पशु में? गलत है भाई शुभम, आपकी तैयारी नहीं है। कौन पोल्ट्री कौन बोल रहा है? डॉग कौन बोल रहा है? मैं 74 पूछ रहा हूँ। 78 होता है मुर्गी और सुअर में, यानी पोल्ट्री में, मुर्गी और सॉरी डॉग में, कुत्ते में, कुत्ते में। हाँ, सुअर और बिल्ली में 38 होता है, स्वाइन में और कैट में 38 होता है। हाँ भाई, आगे हम बात करेंगे, डबल हम्प जो कैमल होता है इसका जूलॉजिकल नेम बताइए। अरे भाई एलिफेंट में 56 होते हैं, एलिफेंट में। एलिफेंट की बात कहाँ आ गई यहाँ पर? हाँ, मयंक भारद्वाज बिल्कुल सही है 78। आप तो मैंने जो क्वेश्चन पुटअप किया है इसको बताओ। हमारे पास समय नहीं है, बिल्कुल ना, मैं आपका समय वेस्ट करना चाहता क्योंकि आप बिल्कुल पीक टाइम पर हो। हाँ, कैमेलस बैक्टीरियनस, कैमेलस बैक्टीरियनस। भाई जो सिंगल हम्प वाला होता है ये होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में आंसर, हाँ प्रतीक सही है, मयंक सही है, ब्रजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, व्हील किसे कहते हैं? व्हील, व्हील किसका मीट होता है? चलो इतना मैं बता देता हूँ, किसी का मीट है व्हील। व्हील किसके मीट को कहते हैं? व्हील किसके मीट को कहते हैं? शुभम बिल्कुल गलत है भाई, रेबिट का नहीं है, रेबिट का तो गेम है। विशाल गलत है। हाँ, ब्रजेश का सही है और ज्यादातर बच्चों का सही है, काफ के मीट को व्हील कहते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल यंग काफ के मीट को व्हील कहते हैं। हाँ, सुकुरा बताएंगे आप, सुकुरा किसके मीट को कहते हैं? सुकुरा बिल्कुल एस, आप शॉर्ट में लिख देंगे तो भी चलेगा, एस वासुनिया। मिहिप सही है, यार सी कनौजे। ठीक है भाई, सुकुरा सही है सभी का। कैमल बिल्कुल सही है। बताइए, हाँ सबसे ज्यादा ड्रेसिंग परसेंटेज किस डोमेस्टिक एनिमल की होती है? ड्रेसिंग परसेंटेज का मतलब होता है, हाँ उसमें से जितना मीट निकलता है, जितना ज्यादा मीट निकलता है, मीन्स ब्रेस्ट वेट अपॉन लाइव वेट। मैंने एनिमल पूछा है, एनिमल पूछा है। पिग सही है, विशाल डांगी, रागिनी, मिहिप, मोरसिंग, वेटनरी, बी हैप्पी सही है बिल्कुल। हाँ भाई, आगे हम बात करते हैं, सिंपल बेसिक और हम मैनेजमेंट की ही बात कर रहे हैं। बताइए, ट्विच किस में काम आता है? ट्विच किसकी रीस्ट्रेनिंग में काम आता है? ट्विच, ट्विच किसकी रीस्ट्रेनिंग में काम आता है? हाँ, मिंटू ठाकुर, मिहिप पाटीदार, ट्विच बताइए, क्षितिज, करण, हॉर्स बिल्कुल सही है, सभी का सही है। ट्विच क्या होता है? ऊपरी होंठ को एक इस तरह से लूप आता है, इस लूप में देकर और टाइट किया जाता है, जिससे क्या है, पेन होता है, जिससे एनिमल कंट्रोल में आ जाता है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बुल नोज रिंग, बुल नोज रिंग किस एज में लगाई जाती है? बुल नोज रिंग, बुल नोज रिंग किस एज में लगाई जाती है? सही है 75 57। हाँ भाई सही है भाई। हाँ, 9 से 12 मंथ में लगाई जाती है, ठीक है भाई, 9 से 12 मंथ में बुल में। हाँ, जो बुल नोज रिंग होती है ये कॉपर का बना हुआ एक छल्ला होता है, जिसको अ, जिसको बुल में नेजल सेप्टम में लगाया जाता है। नेजल सेप्टम में लगाने का कारण है, यहाँ पर नर्व सप्लाई प्रचुर होती है, नर्व सप्लाई खूब होती है, जिससे पेन होता है, और जिधर उसे एनिमल को हम हैंडल करते हैं उधर ही
तो रीस्ट्रेनिंग और कास्टिंग में हम आपको फर्क बता रहे हैं। रीस्ट्रेनिंग क्या होती है? रीस्ट्रेनिंग का मतलब होता है एनिमल को सावधानी पूर्वक उसे नियंत्रित करना। मीन्स किस उद्देश्य से? जैसे हमें पशु को दवाई देनी है, कंट्रोल करने को हम बोलते हैं रीस्ट्रेनिंग। दवाई देनी है या फिर कोई और उसके शेयरिंग करनी है या फिर कोई और इस तरह का वर्क करना है एनिमल के ऊपर। जबकि कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग का मतलब होता है पशु को सावधानी पूर्वक और आराम से गिराना। गिराना कहलाता है कास्टिंग। अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, र्यूप्स मेथड किसमें काम आएगी, रीस्ट्रेनिंग में या कास्टिंग में? र्यूप्स मेथड, र्यूप्स मेथड किसमें काम आती है, रीस्ट्रेनिंग में या कास्टिंग में? आर लिख सकते हो और सी लिख सकते हो, दो ही ऑप्शन है। र्यूप्स मेथड इज यूज्ड फॉर, बिल्कुल कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब पशु को सावधानी पूर्वक और आराम से गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, दूध में कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है? मिल्क में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन होती है? आंसर दीजिए। कास्टिंग तो सभी का सही है। केसीन, बिल्कुल शुभम, हाँ, डॉक्टर सुशील तोमर, सभी का आ गया। केसीन कितना परसेंट होती है ये भी लिख सकते हैं, सभी का सही है। दीपक, कितना परसेंट होती है केसीन? सही है भाई। वेटनरी डॉक्टर ग्यारसी, मयंक, स्वम, करण, प्रतीक, मिहिर, ब्रजेश। 80% होती है भाई। टोटल जो प्रोटीन होती है उसकी 80% होती है। वैसे ये जो 3 दिया है 2.35 ये भी सही है। अगर हम प्रोटीन्स में से बात करें, जैसे मान लीजिए टोटल प्रोटीन मिल्क में 4.5 है, तो इसमें से हम 80% निकालेंगे तो भी ये ठीक है, दोनों तरफ से ठीक है। यदि हमसे पूछा जाए कुल प्रोटीन की कितनी है, तो कुल प्रोटीन की 80%, आउट ऑफ टोटल प्रोटीन 80% ये केसिन होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूध में एल्ब्यूमिन प्रोटीन किस फॉर्म में होती है, किस रूप में पाई जाती है, क्या नाम से होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूध में एल्ब्यूमिन प्रोटीन किस नाम से होती है? लेक्ट एल्ब्यूमिन से होती है। किस किस फॉर्म में, किस नाम से होती है? लेक्ट एल्ब्यूमिन। देखिए, दूध में लेक्ट एल्ब्यूमिन के रूप में होती है। अगर हम अंडे की बात करें तो अंडे, एग के अंदर ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन ओवा एल्ब्यूमिन के रूप में होती है। ओवा एल्ब्यूमिन के रूप में होती है। अब हम इसी एल्ब्यूमिन से एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि बताइए रक्त का बीसीओपी मेंटेन करने वाली कौन सी प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन। बिल्कुल इसी का आंसर है। रक्त का बीसीओपी का मतलब होता है बेसल कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, आधारी रक्त परासरणी दाब को नियंत्रित करने वाली जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो कि गर्म करने पर क्लॉट हो जाती है, जम जाती है, और ये वाटर सोल्यूबल प्रोटीन होती है। अब यहां से प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? ठीक है भाई, 16%। सही है भाई, 16%। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 16%। हाँ, ठीक आ रहे हैं आंसर्स। अब मैं आपका थोड़ा सा मेडिसिन चेकअप कर लेता हूँ, मेडिसिन कैसा है। हाँ, प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वूल शॉर्टर्स डिजीज किसे कहते हैं? वूल शॉर्टर्स डिजीज, किस बीमारी को वूल शॉर्टर्स डिजीज कहते हैं? विच डिजीज कॉल्ड वूल शॉर्टर्स डिजीज? बिल्कुल एंथ्रेक्स। अभी तक तो पवन, ब्रजेश, मिहिप, सभी का सही है। हाँ, ये एंथ्रेक्स सबसे ज्यादा किस एनिमल में होता है? एंथ्रेक्स की प्रोबेबिलिटी या एंथ्रेक्स के लिए ससेप्टिबल एनिमल कौन सा है, किस में एंथ्रेक्स सबसे ज्यादा होने की टेंडेंसी रहती है, किस में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं? एंथ्रेक्स, बिल्कुल कमल का आ गया, ब्रजेश, पवन,
टीप टीप। देखिए, एंथ्रेक्स जो रोग है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है। और एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, एक रॉड से बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर काफी लंबे समय तक इसके स्पोर बना करके पड़े रह सकता है। और एनिमल के हैंडलर्स जो भी होते हैं, चाहे वो सुअर को पकड़ने वाला हो, भेड़ को पकड़ने वाला हो, जो रख रखाव करने वाले होते हैं, उनमें ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे कुछ लोग चमड़े का काम करते थे, उनमें ये रोग ज्यादा पाया जाता था। और इस रोग के कारण मनुष्य की भी डेथ हो जाती है, इसलिए ये बहुत ही जूनोटिक बीमारी है, बहुत ही घातक, मीन्स फेटल है। इसमें डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगली बात हम करें कि ये जूनोटिक बीमारी है, इसके स्पोर्स का उपयोग एक आध बार किसमें किया गया है, बायोवार के लिए या जैव हथियार के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भेड़ सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और हाइड पोर्टस डिजीज भी इसे कहते हैं, वूल शॉर्टस डिजीज भी कहते हैं, इसको कलपुली भी कहते हैं, इसे फांसी भी कहते हैं, इसे गिल्टी रोग भी कहते हैं, इसे स्प्लिनिक फीवर भी कहते हैं। एंथ्रेक्स बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, मैं आपसे पूछ लूं, बताइए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कौन सा टेस्ट एंथ्रेक्स बीमारी के लिए किया जाता है? बिल्कुल, बायोटेररिज्म में भी काम ले सकते हैं। एस्कोली बिल्कुल सही है। एस्कोली टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एंथ्रेक्स के लिए। और ये एंथ्रेक्स वर्ड है, ये लिया गया है एंथ्रेकोस से। एंथ्रेक्स लिया गया है एंथ्रेकोस से। और एंथ्रेकोस का मतलब होता है कोयला। बिल्कुल, कमल, मिंटू, ठाकुर सभी का सही है, कोयला है, कोयला। यानी कि इसमें काले काले शरीर पर, स्किन पर घाव बन जाते हैं, इसलिए इसका नाम एंथ्रेक्स रखा गया। काफी खतरनाक बीमारी है। अब हम आपसे एंथ्रेक्स से में एक और टेस्ट किया जाता है, मैकफेडेन रिएक्शन। मैकफेडेन रिएक्शन ये भी किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कॉच डिजीज किसे कहते हैं? कॉच डिजीज किस बीमारी का नाम है? बताइए कॉच डिजीज। कॉच डिजीज, कॉच रोग किसको कहते हैं? कॉच रोग, कॉच डिजीज। क्षितिज ने टी लिखा है, टी 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 टी, ये क्या है? एक का सही है क्षितिज का, बाकी सभी ने टी लिखा है। देखिए कॉच, रॉबर्ट कॉच ने इस बैक्टीरिया की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स वाला बैक्टीरिया है की खोज की थी, इसीलिए इस बीमारी को कॉच डिजीज भी कहते हैं। कॉच डिजीज भी, कॉच डिजीज किसको कहते हैं? एंथ्रेक्स को बोलते हैं भाई, एंथ्रेक्स को। हाँ भाई, कॉच ब्लू बॉडी ये थिलेरियोसिस में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कॉच ब्लू बॉडी जो डायग्नोस्टिक टूल है किसका है? थिलेरियोसिस। हाँ, अजय शर्मा, मोहर सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ, एचएस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया में ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, एचएस की ड्रग ऑफ चॉइस। बिल्कुल आ गया, सल्फा डाइमिन या सल्फा ड्रग्स जो होती है वो एचएस की। भाई पेनिसिलिन किसने लिखा है? पेनिसिलिन तो हो ही नहीं सकता ना, पेनिसिलिन तो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारता है। पेनिसिलिन कहाँ काम करता है? सेल वॉल पर काम करता है, तो पेनिसिलिन तो हो ही नहीं सकता। और आपको पता है एचएस का जो बैक्टीरिया है, काजेटिव एजेंट है या रोग कारक है, वो होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा टाइप फर्स्ट या पास्चुरेला बोविसेप्टिका। पास्चुरेला एला लग गया यानी ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सल्फा, ये सल्फा ड्रग्स। हाँ, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप, ट्रांसपोर्ट फीवर किस बीमारी को कहते हैं? ट्रांसपोर्ट फीवर, ट्रांसपोर्ट फीवर। बिल्कुल, कमल सोलंकी सही है, आ गया। ट्रांसपोर्ट फीवर कहते हैं इसी एचएस को ही कहते हैं, इम्यूरेजिक सेप्टिसीमिया को ही। मिंटू, बी हैप्पी, पवन, गलघोटू या हिमरेजिक। देखिए इसके नाम क्या क्या हैं, गलघोटू को क्या क्या कहते हैं? इसको घुर्र का भी कहते हैं, इसको गरगति भी कहते हैं, इसको हिमरेजिक सेप्टिसीमिया भी कहते हैं, इसको पास्चुरेलोसिस भी कहते हैं, इसको स्टोकियार्ड डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पशुओं को एक जगह
रख लेते हैं तो ये बीमारी हो जाती है घुटन से और टेम्परेचर से। तो बरसात के दिनों में और गर्मी के कारण ये बीमारी होती है, इसलिए इस बीमारी का जो टीका है प्री मानसून लग जाता है गर्मियों में, मई जून के महीने में लगा देना चाहिए। और फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन जो किया जाता है 6 माह की एज में किया जाता है। उसके बाद में हर ईयर वाइज में रिपीट किया जाता है। बफेलो में एचएस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं बजाय काऊ के। भैंस जो है ज़्यादा ससेप्टिबल है, गले में सूजन आ जाती है, घर घर की आवाज़ करती है, सांस लेने में तकलीफ आती है। तो ये एचएस या हिमोरेजिक बैक्टीरिया हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो बीमारी है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अगली बीमारी बीक्यू यानी ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर का पॉजिटिव एजेंट बताइए किस जीवाणु से। हाँ क्षितिज, ब्लैक क्वार्टर का रोग कारक बताइए। सीसी आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्लोस्ट्रीडियम चौबियाई। देखिए बीक्यू जो डिजीज होती है वो क्लोस्ट्रीडियम चौबियाई से होती है। पहले पुराना जो नाम था इसका वो था वेल्चाई, क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई, आजकल इसका नाम है चौबियाई। ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है और स्पोर फॉर्मिंग स्पोर बनाता है। तो देखिए इस बीमारी के होने के लिए जो कंडीशन ये है कि जो जानवर है पशु है वो मोटा ताजा होना चाहिए, अच्छा हष्ट पुष्ट होना चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए, उसका शरीर अच्छा ताजा 2 से 3 साल का होना चाहिए, यंग होना चाहिए। ये सब आवश्यकताएं क्यों है? क्योंकि ये बैक्टीरिया जब उस पशु के द्वारा मुंह में खाया जाता है या इसका स्पोर जब घास के साथ चारे के साथ चला जाता है इंटेस्टाइन में, तो इस बैक्टीरिया को एनारोबिक कंडीशंस मिलने से ये वहीं से पेनिट्रेट हो गए इंटेस्टाइन से होकर के और मसल्स में पहुंच जाता है। ऐसी मसल्स में जो मोटी मोटी होती है जहां पर एनारोबिक कंडीशंस ज्यादा होती हैं वहां पर जाकर के ये मल्टीप्लाई करता है और उस मसल को ये डैमेज करता है, वहां पर ये नेक्रोसिस करता है। और चूंकि नेक्रोसिस मसल में हो गई तो उसके बाद उसमें गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन किस प्रकार की होती है? उसमें गैस गैंग्रीन। देखिए गैंग्रीन 3 तरह की होती है, एक ड्राई गैंग्रीन, एक मॉइस्ट गैंग्रीन और एक होती है गैस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन तो पूंछ कान के किनारों पर होती है और मॉइस्ट गैंग्रीन होती है वो शरीर के आंतरिक अंगों में जैसे फेफड़ों में होती है। और गैस गैंग्रीन यहाँ पर हो रही है तो गैस गैंग्रीन में एक गैस बनती है जिसको कहते हैं H2S गैस। तो बीक्यू रोग से जो ग्रसित पशु होता है वो हेल्दी होता है और उसके मोटी मसल्स के अंदर, मसल्स चाहे वो अग्रपाद वाली हो सकती है, फोरलिम्ब वाली हो सकती है, हैंड लिम्ब वाली हो सकती है, उसमें जाकर के ये बैक्टीरिया सेट हो जाता है, वहां पर गैंग्रीन की है और वहां क्रिपिटेटिंग साउंड आती है। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस में इससे आप इसमें से आपसे पूछ लेता हूं कि बताइए बीक्यू रोग ब्लैक क्वार्टर जो डिजीज है इसका जो टीका लगाया जाता है वो वो कब लगाया जाता है? वैक्सीनेशन कब किया जाता है इसका? वैक्सीनेशन कब किया जाता है बीक्यू का? बिल्कुल कुशल का आ गया, मई जून में किया जाता है, ठीक है सुशील सही है, प्री मानसून। हाँ ठीक है भाई, मई जून में किया जाता है। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बारिश से पहले किया जाता है। किस शर्करा के कारण, किस शुगर के कारण ब्रुसेला बैक्टीरिया प्लेसेंटा पर बहुत अच्छी ग्रोथ करता है? हेमा साहू, पवन, उदिता बताइए किस शुगर के कारण, किस शुगर के कारण प्लेसेंटा पर ब्रूसेला बैक्टीरिया बहुत अच्छी ग्रोथ करता है? ब्रजेश गुजर ने बिल्कुल सही है, आशीष चौधरी सही है, इरिथ्रोटॉल जो शुगर होती है इसके कारण। ठीक है भाई। अगला प्रश्न मेरा रहेगा, हाँ कूम्स टेस्ट किस बीमारी के लिए करते हैं? कूम्स टेस्ट, कूम्स टेस्ट। अजय शर्मा, उदिता राय ठीक है, पवन सही है। कूम्स टेस्ट किसके लिए करते हैं? ब्रुसेला, क्षितिज का आ गया। अच्छा ब्रुसेलोसिस के लिए या ब्रुसेला। हाँ ठीक है भाई। अगला आप बताएंगे, हाँ ब्रुसेला मेलिटेंसिस किसमें बीमारी पैदा करता है? ब्रुसेला मेलिटेंसिस किसमें बीमारी पैदा करता है? अजय शर्मा, हेमा,
शरद वार्षिक, बताइए किसमें मेलिटेंसिस जो स्पीसीज है ब्रुसेला की, देखिए आपको पता, हाँ सीप गोट में, बिल्कुल ठीक है। ब्रुसेला एबोर्टस गाय भैंस में करता है, मेलिटेंसिस सीप गोट में करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ, मेलिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? मेलिन टेस्ट, मेलिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसके लिए मेलिन टेस्ट होता है। अजय शर्मा, शरद, हेमा, बताइए मेलिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हाँ, और क्षितिज, अरे बहुत अच्छी बात है भैया, ग्लैंडर के लिए किया जाता है, शानदार तैयारी। बताइए भाई, स्ट्रेंगल का बैक्टीरिया कौन सा है? स्ट्रेंगल जो कि यंग हॉर्सेज की बीमारी है, छोटे घोड़ों की, कम उम्र के घोड़ों की बीमारी है। ये स्ट्रेंगल जो है ये किस बैक्टीरिया से होती है? स्ट्रेंगल किस बैक्टीरिया से होती है? हाउ मच? स्ट्रेंगल बिल्कुल स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई। मोहर सिंह गलत बता रहे हो आप भाई, स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई। हाँ, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप, रेड वर्म किस पैरासाइट को बोलते हैं? पैरासाइटोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हो जाए। रेड वर्म किसको बोलते हैं भाई, बताएंगे? रेड वर्म, बताएं भाई रेड वर्म किसको बोलते हैं? स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस को, स्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस को। चलो, अगला बताइए, पिंपली गठ, पिंपली गठ का रोग कारक क्या है? इतने क्रीम क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। शरद गलत बता रहे हो, ये स्ट्रेगस क्या है? पिंपली गठ का काजिटिव एजेंट बताओ, रोग कारक बताओ। हेमा बिल्कुल नहीं, पिंपली गठ एक पैरासाइट से होता है। एक से भी नहीं आ रहा क्या? हाँ, कमल सोलंकी ने बता दिया, इसोफेगोस्टोमम कोलुम्बियनम। मिंटू ठाकुर गलत है, इसोफेगो स्टोमम कोलुम्बियनम से क्या होता है? पिंपली गठ। शुभम पाटीदार बिल्कुल गलत है, वो एम्पिस्टोमम से जो होता है, ये रूमन फ्लूक होता है एम्पिस्टोम, जिससे छेरा रोग, पिट्ठू रोग कहते हैं। ये नहीं होता, वो इसोफेगोस्टोमम कोलुम्बियनम होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा हूं मैं, गिड जो जिसको हम सर्किलिंग डिजीज भी कहते हैं, सर्किलिंग डिजीज भी कहते हैं, ये किस पैरासाइट से होती है? इसकी लार्वा अवस्था बतानी है आपको। लार्वा अवस्था किसकी, लार्वा अवस्था से गिड रोग होता है, किस परजीवी की लार्वा, लार्वा स्टेज से? शुभम लार्वा, हाँ आशीष का सही है, शिन्यूरिस सेरेब्रेलिस या कोइन्यूरिस सेरेब्रेलिस। देखिए भाई, अगर हमसे पैरासाइट का नाम पूछे, तो पैरासाइट तो आपको पता है टीनिया मल्टीसेप्स है। टीनिया मल्टीसेप्स की लार्वा अवस्था कौन सी है? शिन्यूरिस सेरेब्रेलिस, इससे होती है गिड। ठीक है भाई, ब्रजेश मयंक, हाँ सुशील तोमर, चल अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। मीजली बीफ किस पैरासाइट से होता है? मीजली बीफ, मीजली बीफ किस परजीवी के कारण मीजली बीफ होता है? एक पैरासाइट है जो काऊ की मसल्स में घुस जाता है, और ऐसे मांस को, टीनिया सेजिनेट है भाई, सोलियम कौन कौन बता रहा है? मयंक, हाँ, टीनिया सोलियम, सॉरी सेजिनाटा। देखिए दो होते हैं, मिजली पॉर्क और मिजली बीफ। मिजली बीफ जो होता है वो टीनिया सेजिनाटा से होता है, मिजली पॉर्क होता है टीनिया सोलियम से होता है। दोनों ये सेस्टोडक्रमी है, फीताक्रमी है, और इन फीताक्रमी के मसल्स में सिस्ट बना लेने से, ठीक है क्षितिज, सिस्ट बना लेने से, देखिए ये मैं आपको और थोड़ा बता दूं क्या होता है। ये जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, इनके अग्रभाग में इस तरह से फूला हुआ भाग होता है, इसको स्कोलेक्स कहते हैं, और यहाँ पर इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं। फीताक्रमी की हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं,
ये इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं यहाँ पर। और आगे ये वयस्क अवस्था में यहाँ पर ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता है फीताकृमि में एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल नहीं पाया जाता, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। दूसरी बात, जो ये फीताकृमि या टेपवर्म होता है अपनी शरीर की सामान्य सतह से पचे पचाए भोजन को, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फीड को अवशोषित करता है, पचे पचाए भोजन को आंतों में से अवशोषित करता है। और नर और मादा जननांग एक ही सेगमेंट में होता है, मेल और फीमेल्स जो ऑर्गन्स होते हैं इसके। और इसके खंड टूट टूट करके जब पशु गोबर करता है या मानव मल करता है तो टूट टूट करके गिरते रहते हैं। इस पके हुए जो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स को ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। और इनका जो टूटने की क्रिया है, ये टूट टूट करके हटने की क्रिया है, इसे एपोलाइसिस कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं। देखिए ये वाला जो भाग है इस पर सकर्स पाए जाते हैं, इसे कहते हैं स्कोलेक्स। ये इस तरह से सकर्स है जिनसे ये चिपका हुआ रहता है टीनिया। और ये इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स है, ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। तो इस तरह से ये टीनिया जो है की स्ट्रक्चर होती है। आगे हम आपसे पूछते हैं इकाइनोकोकस का नाम बताओ। इकाइनोकोकस जो टेपवर्म होता है इसका एक कॉमन नेम बताइए आप। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इकाइनोकोकस टेपवर्म? मीन्स वी कैन ऑल्सो से इकाइनोकोकस ए टेपवर्म। ब्रजेश ने क्या जवाब दिया? भाई इसको डॉग टेपवर्म बोलते हैं, डॉग। कमल ने बिल्कुल सही दिया है, डॉग टेपवर्म, डॉग टेपवर्म। ये जो फिश टेपवर्म बता रहे हैं वो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम है भाई, वो होता है डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम, वो फिश टेपवर्म होता है। पढ़ाई कम है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे पॉट वेली कंडीशन किस पैरासाइट से होती है? पॉट वेली कंडीशन, पॉट वेली कंडीशन बताइए किस पैरासाइट से होती है? पॉट वेली कंडीशन। ठीक है, क्षितिज, पवन, हेमू, हेमा, दीपक, सही है, आ गया कमल। ठीक है, एस्केरिस से होती है भाई। एस्केरिस के कारण छोटे बछड़ों के पेट मटकी जैसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं बछड़े के, या छोटे बफेलो काफ या काऊ काफ होता है, तो उसको बोलते हैं हम पॉट बेली कंडीशन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, बोटल या कंडीशन, बोटल या कंडीशन, बोटल या कंडीशन के बारे में बताओ किससे होती है? हाँ बिल्कुल, फेशियोला जो एक चपटाकृमि जिसको हम बोलते हैं फ्लैटवर्म होता है, फेशियोला या फेशियोला हिपेटिका, जो कि पाइप स्टेम लीवर भी कर देता है, पाइप स्टेम लीवर भी कर देता है। ये इस बीमारी में गले में लटकती हुई बोतल जैसी सूजन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं पाइप, सॉरी, बोतल या कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे रेड टेल कंडीशन किस पैरासाइट से होती है? रेड टेल कंडीशन बताइए भाई, रेड टेल कंडीशन बताइए। एक का भी आंसर नहीं आ रहा, दो आंसर दो। रेड टेल कंडीशन किससे होती है? हम्म, ये एस बी क्या लिख रहे हैं, प्लेग। कमल का सही है, दीपक शर्मा का सही है। ऑक्सीरिस इक्वाई से होती है, ठीक है। रेड टेल कंडीशन किससे होती है? ऑक्सीयूरिस इक्वाई। ये देखिए ये पैरासाइट क्या करता है, घोड़े की पूंछ, घोड़े की पूंछ में खूब सारे बाल होते हैं ऐसे, तो यहाँ पर एनस में ये खुजली करता है, एनस के अंदर ये काटता है, जिससे घोड़े को ईचिंग होती है, ईचिंग होती है तो वो बार बार ईचिंग करने से घोड़े की पूंछ के पूरे बाल झड़ जाते हैं और वो चूहे जैसी पूंछ लगने लग जाती है।
ये जो बाल झड़ने के बाद वो पूंछ ऐसी हो जाती है, जिससे इसको रेड टेल कंडीशन कहते हैं। अगला प्रश्न आप बताएंगे, बताइए कीटोसिस रोग किस गाय को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? कीटोसिस डिजीज किस गाय को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? कीटोसिस रोग। हेमा गलत है, जर्सी नहीं है भाई, गरेंसी। मयंक का आगे आंसर सही है, मयंक। गरेंसी, गरेंसी जो फ्रांस की नस्ल है, फ्रांस की एक्जोटिक ब्रीड है। हाँ भाई। अगला प्रश्न बताएंगे, कौन सी गाय की नस्ल भारत में सबसे सफल सफल नस्ल बोली जाती है? सबसे सफल कौन सी एक्जोटिक काऊ की ब्रीड है जो इंडिया के अंदर सबसे सक्सेसफुल रही है? बिल्कुल जर्सी, सभी का आंसर सही है, जर्सी, जर्सी। ठीक है। अब आप जर्सी का आ, दूध देने का काल, जिसको हम बोलते हैं दुग्ध काल, लैक्टेशन पीरियड बता सकते हो जर्सी का जो मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम लैक्टेशन पीरियड होता है जर्सी का, वो आप बता दीजिए। शुभम का आगे आंसर 365, 365 जर्सी का बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आप बताएंगे मुझे, इंडिया की सबसे अच्छी ड्रॉट ब्रीड कौन सी है? सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल, भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल या ड्रॉट ब्रीड बताएंगे? शुभम पाटीदार का क्या? अमृत महल, बिल्कुल सही है, अमृत महल है, अमृत महल, अमृत महल, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। हाँ भाई, किस भैंस को डेली बफेलो कहा जाता है? देहली बफेलो, देहली बफेलो या देहली भैंस किसे कहा जाता है? हाँ, मुर्रा सही है, मुर्रा। अब मैं यहाँ पर सींग की आकृति बना रहा हूं, आपको बताना है वो किस जानवर के सींग है। इस तरह के सींग बता दिए मैंने आपको, और इस तरह के सींग बता दिए, और हाँ ठीक है, ये तो मुर्रा के हो गए। चलिए, ये वाले हो गए, ये वाले तो मुर्रा के हो गए, और ये हो गए सूरती के, सिकिल शेप यानी हंसी आकार। ठीक है। अगला मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये वाले सींग किसके हैं? ये वाले कौन सी बफेलो के हैं? हाँ, जाफराबादी, शुभम का सही है, लक्की सेन जाफराबादी सही है, ये जाफराबादी की सींग है। मिहिर पाटीदार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आप, बताइए सबसे ज्यादा फैट, मैक्सिमम फैट किस मीट में होती है? चार नाम लिख रहा हूं। आ बताइए चारों में से सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज किस मीट में है? हाँ बिल्कुल सही है, पोर्क में है। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब बताइए, ये व्हाइट मीट किसके मीट को कहते हैं? व्हाइट मीट, व्हाइट मीट किसके मीट को कहते हैं? पोल्ट्री के मीट को कहते हैं। ब्रजेश का आ गया, पोल्ट्री के मीट को क्या कहते हैं? व्हाइट मीट कहते हैं। आपके सामने मैंने ये मैंने आपके सामने एग ड्रा कर दिया, और इस एग के अंदर ये मैंने आपको एग योक भी बता दिया, ये एग योक है। अब आप मुझे बताएंगे, ये एग योक की कितनी परसेंटेज होती है एग के अंदर? कितना परसेंट होता है ये एग योक, कितना परसेंट होता है? मैंने एग योग की पूछा है, 31 है भैया, दो तीन तो फेल हो गए।
मैं एग वाइट की बात करूं तो देखिए ये एग वाइट है, ये आपके सामने क्या तैयार हो गया, एग। तो ये एग वाइट होता है 58%। ये वाइट पोर्शन है एल्ब्यूमिन का है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, इसकी भी दो लेयर्स होती है, एक तो थिक और थिन, थिक और थिन। तो ये आपके सामने देखिए ये है कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, ये होता है 11% और ये होता है 58%। अब आपसे मैं पूछता हूं इस योग को इस तरह से रोके रखने वाली एक स्ट्रक्चर होती है जो योग को स्थायी रखती है, इसको बताओ क्या कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड, ये स्ट्रक्चर, सुशील गलत है, हाँ ब्रजेश गुजर बिल्कुल सही है, चैलाजा। सतीश डोंगरे बिल्कुल सही है, ये चैलाजा कहलाती है, चैलाजा, बिल्कुल अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं ये जो बाहर जो हमने 11% बताया जिसको हम एग सेल बोल रहे हैं, एग सेल, क्वेश्चन आपके सामने है, एग सेल जिसको हम बोल रहे हैं, ये एग सेल मुर्गी की ओविडक्ट में कहां पर बनता है, कहां सीक्रेट किया जाता है एग सेल, कौन सी जगह पर ये बनता है। शुभम का सही आंसर आ गया, हाँ भाई, तो ये यूटरस में बनता है, यूटरस भाग में, यूटरस भाग जहां पर मुर्गी का अंडा सबसे ज्यादा समय तक रुकता है, और कुछ कलर्स दिए जाते हैं, कुछ पक्षियों के अंडे में विशेष कलर होते हैं, वो वहीं यूटरस में दिए जाते हैं। और अंडे की बात करें हम एग की, तो एग जो है एक कंप्लीट फूड हम कह सकते हैं एग को। एग की प्रोटीन है वो आदर्श प्रोटीन कहलाती है, क्योंकि इसमें शरीर के लिए ज्यादातर आवश्यक जो एमिनो एसिड्स होते हैं और सभी प्रोटीन्स के अंदर उपस्थित होते हैं। बीच वाला भाग ये पीला होता है, इसको योक कहते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं एग के संबंध में, इस कवच के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं और ये कहां पर सिक्रेट की जाती है, ओविडक्ट के कौन से भाग में बनती है। ये जो मेम्ब्रेन है जस्ट एग सेल के अंडे के कवच, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है उसके जस्ट नीचे, हाँ, इसको को शेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एग शेल की मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, इस्थमस में ये बनती है। अगला प्रश्न, हाँ, एग को प्रकाश के सामने जांच करना कहलाता है कैंडलिंग, कैंडलिंग। तो मेरा प्रश्न ये रहेगा कि अंडे में पाया जाने वाला दोष नहीं है, भाई आपसे मैं पूछ रहा हूं अंडे में कौन सी त्रुटि पाई जाती है। एक तो मीट कोट, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो गया इसके अंदर ब्लड स्पॉट, और तीसरा ऑप्शन हो गया पैरासाइट की प्रेजेंस, और डी है ऑल। इनमें से चार ऑप्शंस में से चुनो, प्रश्न वापस बोल रहा हूं, एग कैंडलिंग करने पर अंडे के अंदर, अंडे में दिखने वाली असामान्यता या एबनॉर्मलिटी कौन सी है इनमें से, ऑल, सभी, बिल्कुल सही है, सभी जो दिखाई देती है सभी। एस पवार भी आ गए। वापस हम चलते हैं, पुलोरम डिजीज किस बैक्टीरिया से होती है, पुलोरम डिजीज, बताइए पुलोरम डिजीज किस बैक्टीरिया से होती है, मुर्गी में होती है। मिंटो आ गया भाई, साल्मोनेला पुलोरम से होती है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। अगला प्रश्न मेरा है, एवियन डिस्टेम्पर किस बीमारी को कहते हैं, एवियन डिस्टेम्पर किस डिजीज को कहते हैं, एवियन डिस्टेम्पर किस डिजीज को कहते हैं, बिल्कुल क्षितिज का आ गया, रानीखेत, बिल्कुल सही है। बताइए, हाँ,
कौन सी बीमारी में मुर्गी में न्यूराइटिस हो जाता है, तंत्रिकाएं सूज जाती हैं, मोटी मोटी तंत्रिकाएं सूज जाती है और मुर्गी स्पोर्ट्समैन पोस्चर प्रदर्शित करती है, ऐसे लगता है जैसे खिलाड़ी की तरह पंख हो गए उसके। हाँ, मैरेक्स डिजीज। मैरेक्स डिजीज। अगला प्रश्न मेरा रहेगा, कौन सी मुर्गी की बीमारी जो जूनोटिक है और जो जंगली पक्षियों, देशांतरगामी पक्षियों मीन्स माइग्रेटरी बर्ड्स से, वाटर फाउल से फैलती है? कौन सी डिजीज है मुर्गी की, हाईली जूनोटिक है और वाटर फाउल से फैलती है? हाँ, बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा। बिल्कुल सही है, बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है वो जूनोटिक भी है, मानव में भी हो जाती है ये। इस वजह से सारी मुर्गियों को एक साथ मारकर उन्हें जला दिया जाता है, उन्हें इसे स्टम्पिंग आउट पॉलिसी कहते हैं। देखिए, विदेशों में एक पॉलिसी अपनाई जाती है, जब किसी बीमारी, किसी जूनोटिक बीमारी है, किसी बीमारी के आने पर उनके हर्ड को या उनके पूरे स्टॉक को एक साथ खत्म कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं हम स्टम्पिंग आउट पॉलिसी। स्टम्पिंग आउट पॉलिसी। चलो ठीक है, एक बताओ आप, ग्लैंडर्स एंड फारसी एक्ट कब आया? ग्लैंडर्स एंड फारसी एक्ट, बताइए आंसर। ग्लैंडर्स एंड फारसी एक्ट। ठीक है भाई, स्ट्रेन तो ठीक बता रहे हो आप। कमल सोलंकी का आया सबसे पहले 1899। चलो, अच्छी बात है। कुशल डांगी, ब्रजेश, आशीष, हेमा, एस वंशुनिया, एस बी। 1899 है भाई, 1910 नहीं है। हाँ, तो अब आप बताइए, डोरिन एक्ट। डोरिन एक्ट, ये डोरिन एक्ट कब आया? डोरिन एक्ट कब आया? देवेंद्र सिंह, वो तो प्रश्न पुराना हो गया। डोरिन एक्ट, डोरिन डिजीज जो होती है बिल्कुल हॉर्स में है, ट्रिप्नोसोमा इक्विपार्टम जो है एक प्रोटोजोआ होता है, उससे फैलती है। शुभम पाटीदार 1910, स्टिल गलत है। शुभम का ठीक है। हाँ भाई, अगला आप बताएंगे, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट कब आया? एनिमल क्रुएल्टी एक्ट। एनिमल क्रुएल्टी एक्ट यानी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। सही है, सभी का आ गया। देखो, फास्ट आंसर आए, जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको बड़ा जल्दी आंसर आया। हम आपको चार नर पशु लिख रहे हैं, नर जानवर लिख रहे हैं, आपको बताना है किस जानवर के पेनिस में सिग्मोइड फ्लेक्सर नहीं होता। हमने लिख दिया, बताइए किसके पेनिस में सिग्मोइड फ्लेक्सर नहीं होता? कमल का आंसर आ गया। ये जैक, जैक होता है नर गधा। नर गधे को हम क्या कहते हैं? जैक। रैम होता है मेंढा और बक होता है बकरा। तो देखिए, किस किस के नहीं पाया जाता? डॉग के पेनिस में नहीं पाया जाता, हॉर्स के में नहीं पाया जाता, और जैक यानी गधे के में नहीं पाया जाता। बाकी में इस तरह से एस शेप सिग्मोइड फ्लेक्सर पाया जाता है। अब मैं यहाँ से पेनिस से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको, पेनिस का प्रीप्यूस से बाहर आना लेकिन वापस अंदर नहीं जाना, बताओ कौन सी बीमारी है? पेनिस का प्रीप्यूस से बाहर आना लेकिन वापस अंदर नहीं जाना। शुभम पाटीदार, अच्छी तैयारी है। पैराफिमोसिस, बिल्कुल सही है, पैराफिमोसिस को बोलते हैं पैराफिमोसिस। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे,
बताइए किस एनिमल का जो पेनिस है उसका अग्रभाग कॉर्क स्क्रू लाइक होता है? किस एनिमल के पेनिस का अग्रभाग इस तरह से कॉर्क स्क्रू लाइक होता है? कॉर्क स्क्रू लाइक। सही है भाई, बोर या पिग। नर सुअर को हम बोर कहते हैं। और सुअरी की जो सर्विक्स की सतह होती है वो भी इसी तरह से होती है। नेक्स्ट मेरा, हाँ बहुत अच्छी बात है, सभी को आता है। एल्पाका पार्क। अब अगला प्रश्न बताइए, कौन से या किसके स्पर्म कॉर्क स्क्रू लाइक होते हैं? कॉर्क स्क्रू लाइक स्पर्म किसके होते हैं? कॉर्क स्क्रू लाइक स्पर्म किसके होते हैं? मिंटू ठाकुर का आ गया मुर्गा, फाउल यानी पक्षी। ठीक है, पक्षी। आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, का आंसर बताइए। सीमन में शुक्राणुओं की गति कम होना, शुक्राणुओं की गति कम होना क्या कहलाता है? बताइए, सीमन में शुक्राणुओं की गति का कम होना क्या कहलाता है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, शुभम का भी गलत है, गलत है। पवन कमल गलत है। कुशल डांगी गलत है। रॉन्ग, आशीष चौधरी रॉन्ग। बी हैप्पी रॉन्ग। हम बता देते हैं, एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया। देखिए ये सारी टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। सीमन में अगर मृत शुक्राणु है तो उसको बोलते हैं, हाँ, टेरेटो टेरेटो जूस्पर्मिया। मृत है तो, या विकृत है तो। दूसरी बात, अगर सीमन में कम है जो शुक्राणु की संख्या, उसे बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। और अगर मान लीजिए, और आपने क्या क्या आंसर दिए? अच्छा, हाँ, और अगर मान लीजिए अधिकता है, सीमन में शुक्राणु बहुत ज्यादा है संख्या, उसको बोलते हैं हाइपर स्पर्मिया। अगर मान लीजिए अनुपस्थिति है, बिल्कुल नहीं है, अनुपस्थिति वाली कंडीशन को बोलते हैं एजूस्पर्मिया। और इस, हाँ, जब हम शुक्राणु को स्टेन करते हैं, इसको कलर करते हैं, तो स्टेन किया जाता है इसको, एक लाइव स्टेन आता है, लाइव स्टेन। और लाइव स्टेन का नाम है इयोसिन निग्रोसिन। इयोसिन निग्रोसिन। जिस जिस स्पर्म ने इस लाइव स्टेन का, इयोसिन निग्रोसिन का, अगर मान लीजिए पिंक कलर ले लिया, तो वो डेड स्पर्म होता है। जिसने पिंक ले लिया, पिंक कलर, वो डेड होता है। और जो जीवित होता है वो तो कलर लेता ही नहीं है, जीवित कलरलेस होता है। तो इस तरह से स्पर्म को, हाँ। अगला प्रश्न स्पर्म से ही है आपसे। बताइए, ये टेस्टिस है आपके सामने, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म का इनमें से हटना, सर्टोली सेल्स के अंदर ये घुसा हुआ होता है, ये सर्टोली सेल्स है। तो इस तरह से सर्टोली सेल्स के बीच में ये स्पर्म घुसा हुआ है, यहाँ से स्पर्म हटेगा तो इसको क्या बोलते हैं? शुभम पाटीदार। ठीक है, कमल सोलंकी, स्पर्मिएशन सही है भाई। तो सर्टोली से, सर्टोली कोशिकाएं जिनको हम नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं, और नर्स सेल भी कहते हैं, सस्टेंटाकुलर भी कहते हैं, और इनसे स्पर्म का हटना कहलाता है परमिएशन, स्पर्मिएशन कहते हैं। और ये स्पर्म जाकर के जो फ्लूइड होता है सहायक जनन ग्रंथियों का, जिसको बोलते हैं हम सेमिनी एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, जिसमें सबसे ज्यादा शुक्राशय, जिसको हम सेमाइनल वेसिकल कहते हैं, उसका स्राव होता है। शुक्राशय, काउपर्स और ये ग्रंथियां इनके सिक्रेशन में मिल जाता है। तो शुक्राणु का सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव में मिलना क्या कहलाता है? ठीक है, कमल का आंसर आ गया, क्षितिज का भी आ गया, सेमिनेशन। सेमिनेशन। अगला प्रश्न बताएंगे, इस सीमन का नर के शरीर से बाहर निकालना, नर के पेनिस से बाहर निकलना क्या कहलाता है? पवन, ब्रजेश,
इजैकुलेशन, क्षतिज का आ गया इजैकुलेशन, इसको बोलते हैं इजैकुलेशन, इजैकुलेशन। ठीक है भाई। यदि हम इसे मादा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर कर दें और वो भी कृत्रिम रूप से कर दें तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और प्राकृतिक रूप से अगर हो तो उसे कहते हैं नेचुरल इंसेमिनेशन। अब हम आगे बात करते हैं मादा की जनन नाल के संपर्क में आने से। हाँ, एआई सबने लिख दिया। अब मेरा प्रश्न तो सुनो, मैंने पूछा ही नहीं आपसे। एनआईएआई तो सब जानते हैं। अभी ये एस वासुनिया के अब इजैकुलेशन हो रहा है, सारा काम हो गया। अब तो एनआईएआई हो गई लोगों की। सुनो प्रश्न मेरा, शुक्राणु का मादा जनन नाल के द्रव्यों के संपर्क में आने से निषेचन की योग्यता प्राप्त करना। इंग्लिश में मैं बोलता हूं, टू अटेन द एबिलिटी द कैपेबिलिटी टू फर्टिलाइज बाय स्पर्म बाय द कॉन्टैक्ट इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट सीक्रेशंस। क्या कह सकते हैं हम इसको कि शुक्राणु द्वारा मादा के जनन द्रव्यों या जनन नाल के द्रव्यों के संपर्क में आने से निषेचन या फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी प्राप्त करना क्या कहलाता है? एक भी नहीं बोल रहा जब से एआई एनआई करे जा रहे थे। ये आपके सामने चैट है बिल्कुल। नो सिनगेमी नहीं है भाई, फर्टिलिटी भी। हाँ, ब्रजेश का आ गया कैपिसिटेशन। इसी को बोलते हैं भाई योग्यता अर्जन या कैपिसिटेशन। कैपिसिटेशन यानी योग्यता अर्जन। योग्यता अर्जन किसकी योग्यता प्राप्त करना? निषेचन, प्रज्ञा सही है। कैपेसिटी, कैपेसिटी किसकी? फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी प्राप्त करना क्या कहलाता है? हाँ। चलो ठीक है, अगला प्रश्न बताएंगे। शुक्राणु का मैं यहाँ पर डायग्राम आपके सामने बता रहा हूँ। ये हमने रफ डायग्राम बनाया स्पर्म का, और इस स्पर्म में आपको बताना है, मैं जहाँ पर स्पर्म में ये वाला जो भाग है हेड वाला, इस हेड वाले भाग के अग्र भाग में एक संरचना पाई जाती है जो कि गोल्जी बॉडी की बनी हुई होती, इसे क्या कहते हैं? बताते चलो भाई। ये ऊपर वाला भाग, हाँ सही है। किसने बता दिया? एक्रोसोम कहला। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था स्पर्म का जो हेड है, हेड में ऊपर की तरफ में ये क्या है? ये एक्रोसोम है। अब मेरा प्रश्न है, इस एक्रोसोम से कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं? कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं? दो एंजाइम बताएंगे आप। डॉक्टर जीएस पंवार। हाँ, कुशल डांगे ने बता दिया, हाइल्यूरोनाइडेज और एक्रोसिन। ठीक है, हाइल्यूरोनाइडेज, हाइल्यूरोनाइडेज और एक्रोसिन। अब हम आपसे कह रहे हैं कि ये ओवम है आपके सामने, इस ओवम का ये है केंद्र, जिसको हम और ये स्पर्म का केंद्र है, केंद्रक जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। और ये ओवम की जो झिल्ली है ये है जोना पेल्यूसिडा, ये आपके सामने जोना पेल्यूसिडा, और ये है कोरोना रेडिएटा। स्पर्म जब पेनिट्रेट करता है तो जोना पेल्यूसिड इसको कोरोना रेडिएटा को तो ये इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। इसके बाद आती है ये जोना पेल्यूसिडा लेयर। ये जोना पेल्यूसिडा से जाकर के अटैच होता है स्पर्म। वैसे ही जैसे प्रवेश करने लगता है वैसे ही एक एक्शन होता है पूरी मेम्ब्रेन पर कि दूसरा स्पर्म नहीं घुस सकता अब, क्योंकि एक स्पर्म वहां पर फर्टिलाइज करने वाला है या कर चुका है। तो बताइए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हाँ, महेंद्र का आ गया आंसर, जोना रिएक्शन कहते हैं। ब्रजेश का आ गया, क्षतिज का आ गया, पवन का आ गया, जोना रिएक्शन कहते हैं। आगे बताइए जोना रिएक्शन किस क्रिया को रोकता है? कौन सी क्रिया को जोना रिएक्शन रोकता है? कि बहुत सारे स्पर्म अंदर नहीं घुस जाए, बहुत सारे शुक्राणु फर्टिलाइजेशन नहीं कर दे। एक अंडाणु का बहुत सारे शुक्राणु द्वारा निषेचन करना कहलाता है पॉलीस्पर्मी।
पॉलीस्पर्मी कहलाता है। और पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए जोना रिएक्शन होती है। अब आपसे हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, अंदर जो है ये केंद्रक ही जाता है, पूरा शुक्राणु नहीं जाता। तो शुक्र केंद्रक और अंड केंद्रक का आपस में मिलना, द न्यूक्लियाई ऑफ ओवा एंड न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म व्हेन फ्यूजेस, दिस रिएक्शन कॉल्ड सिनगेमी। आ गया भाई सभी का आंसर, सिनगेमी। सिनगेमी, सिनगेमी का मतलब होता है शुक्राणु के केंद्रक और अंडाणु के केंद्रक का आपस में फ्यूज होना सिनगेमी कहलाता है। जबकि शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन और निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद निर्माण होता है किसका, जायगोट का, जायगोट का। हम स्पर्म की बात कर रहे थे, तो स्पर्म में जो मध्य में एक कोशिकांग है, इसकी शीत है जिसको नेबेन कर्ण शीत कहते हैं, नेबेन कर्ण शीत कहते हैं। बताइए किसकी आच्छाद या किसकी शीत को नेबेन कर्ण शीत कहते हैं, बताइए। नेबेन कर्ण शीत माइटोकॉन्ड्रिया की, अच्छा हाँ ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है, मिड पीस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, ऊर्जा देना। तो मध्य भाग ऊर्जा का केंद्र होता है। शुक्राणु में जो गति होती है, स्पर्म में जो गति, गति के लिए ये टेल होती है, पूंछ। पूंछ का काम होता है शुक्राणु को गति प्रदान करना। हाँ ठीक है, इस तरह से गति स्पर्म करता है। अब हम आपसे प्रश्न देते हैं, बताइए बीच में कौन सी एस्ट्रस की स्टेज एब्सेंट होती है। कुतिया में एस्ट्रस की, एस्ट्रस साइकिल की कौन सी अवस्था नहीं पाई जाती। एस्ट्रस साइकिल की कौन सी अवस्था एब्सेंट होती है। मेटाएस्ट्रस, आधे बच्चे गलत बता रहे हैं, मेटाएस्ट्रस एब्सेंट होती है, डायस्ट्रस तो पाई जाती है, लंबी चौड़ी होती है डायस्ट्रस तो, डायस्ट्रस तो पाई जाती है, मेटाएस्ट्रस, हाँ भाई मेटाएस्ट्रस एब्सेंट होती है। प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस एब्सेंट और डायस्ट्रस ये वाली एब्सेंट। बताइए ब्लीडिंग कौन सी में आती है, ब्लीडिंग, आशीष चौधरी कुशाल बताइए ब्लीडिंग कौन सी में आती है। बीच में कौन सी फेज में ब्लीडिंग आती है। हम का आंसर आ गया हाँ प्रोएस्ट्रस में आती है ये वाली, प्रोएस्ट्रस, इसमें हाँ बिल्कुल आशीष आ गया, ब्लीडिंग प्रोएस्ट्रस में होता है। अगला मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि बताइए एस्ट्रस साइकिल की कौन सी फेज को बिल्डिंग अप फेज कहते हैं। कौन सी कौन सी फेज, जो चार फेज होती है इनमें से कौन सी को बिल्डिंग अप फेज कहते हैं। प्रोएस्ट्रस को बोलते हैं भाई, एस्ट्रस के लिए तैयार होता है एनिमल को बोलते हैं हम बिल्डिंग अप फेज। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, मेटाएस्ट्रस ब्लीडिंग किस जानवर में पाई जाती है। मेटाएस्ट्रस ब्लीडिंग किस में पाई जाती है। कमल, आशीष, दीपक, मयंक, पवन, बहुत अच्छी बात है, गाय में मेटास्टस ब्लीडिंग पाई जाती है, बहुत अच्छी बात है। अगला हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मेटास्टस अवस्था में, मेटास्टस अवस्था में ओव्यूलेशन किस में होता है। मेटास्टस अवस्था में ओव्यूलेशन किस में होता है। काऊ में, बहुत अच्छी बात है, काऊ में मेटास्टस फेज में ओव्यूलेशन होता है। बताइए बीज के अंदर, कुतिया के अंदर सूडो प्रेगनेंसी, सूडो प्रेगनेंसी कौन से हार्मोन की वजह से होती है। विच हार्मोन काज्ड सूडो प्रेगनेंसी इन बिच। शुभम का आ गया आंसर, मयंक गलत है भैया, इतने दिन हो गए पढ़ते हुए आपको।
प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन। सूडो प्रेगनेंसी पूछा है मैंने, प्रेगनेंसी नहीं पूछा। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, आपको पता है? हाँ। अगला प्रश्न आप बताएंगे, मुर्गी जब अंडा देती है, मीन्स ओवी पोजीशन या जिसको हम लेइंग की क्रिया बोलते हैं, जिस प्रकार से जो विविपेरस जंतु होते हैं बच्चा देते हैं, अपने गर्भाशय में परिपक्वता के बाद बच्चा पैदा करते हैं, जिसको हम प्रसव या पार्चुरेशन कहते हैं। और ऐसे जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं उनको विविपेरस जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस या अंडज जंतु कहते हैं। और एक जंतु ऐसा होता है जैसे कंगारू है, कंगारू को ओवो विविपेरस कहते हैं। कंगारू पूर्ण विकसित शिशु को जन्म नहीं देता, कंगारू अपने पेट के यहाँ पर थैली होती है उसमें अपरिपक्व शिशु को अपनी धानी में रखता है। ऐसे जंतु को ओवो विविपेरस कहते हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि अंडे को बाहर निकालने में, क्लोएका से बाहर निकालने में, यूट्रस से बाहर निकालने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? यानी लेइंग में कौन सा हार्मोन काम करता है? विच हार्मोन? आर्जिनिन, वेसोटोसिन। और वेरी गुड, क्षितिज की बहुत अच्छी तैयारी है भाई। आर्जिनिन, वेसोटोसिन, बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, आपके साइड में अच्छा पढ़ाते होंगे इसको, आर्जिनिन, वेसोटोसिन। अगली अगला प्रश्न हमारा रहेगा, जो यूट्रस है, इस यूट्रस की दीवार को संकुचित नहीं करवाने वाला हार्मोन आपको बताना है। मैं चार हार्मोन आपको लिख रहा हूं। बताओ इनमें से कौन सा यूट्रस की दीवार में संकुचन पैदा नहीं करता, कौन सा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता इन चारों में से? लक्की गलत है, लक्की नहीं पड़ता है भाई। प्रोजेस्ट्रोन नहीं करता। कौन सा नहीं करता? प्रोजेस्ट्रोन नहीं करता। ये भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। पीजीएफ2 अल्फा एक प्रकार का प्रोस्टाग्लैंडिन है जो फैटी हार्मोन है। ये तो दीवार के अंदर करता है, ये क्लोप्रोस्टेनोल नाम से सिंथेटिक रूप में आता है। ऑक्सीटोसिन आपको पता है ही। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये करता ही है, ये हीट में लाता है पशु को। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? यूट्राइन रिलैक्सेंट होता है, यूट्रस को क्या करता है? रिलैक्स करता है, रिलैक्स, रिलैक्स करता है। यानी इसको हम यूटराइन रिलैक्सेंट भी कह सकते हैं। देखिए, टोकोलाइटिक एक टर्म दी जाती है, टोकोलाइटिक। टोकोलाइटिक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो गर्भाशय की दीवार में संकुचन को रोकते हैं। और यूट्रस की दीवार में तीन परतें होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे बाहरी परत पेरीमेट्रियम होती है, बीच वाली मायोमेट्रियम होती है और अंदर ही अंदर वाली एंडोमेट्रियम होती है। बीच वाली जो मायोमेट्रियम वाली परत होती है ये सबसे मोटी होती है, ये मस्कुलर होती है और इस पर ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट ज्यादा आता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसको लव हार्मोन कहते हैं। ये मस्तिष्क की पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित एक हार्मोन होता है। और ये हार्मोन यूट्रस में संकुचन के साथ साथ स्तन ग्रंथियों की मायोएपिथेलियल कोशिकाओं को भी संकुचित करता है, जिससे मिल्क लेट डाउन होता है। अब मेरा प्रश्न आपसे है, बताइए कौन सा मिल्क के सिंथेसिस के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? दूध के संश्लेषण के लिए हार्मोन कौन सा है? दूध के संश्लेषण के लिए बताइए भाई, विजेंद्र सिंह, क्षितिज, दूध के संश्लेषण के लिए कौन सा हार्मोन है? क्षितिज। ठीक है भाई, सभी का सही है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब मेरा आपसे प्रश्न है, ये ओवरी है, इस ओवरी के ऊपर एक सिस्ट है और ये सिस्ट है फॉलिकुलर सिस्ट। कौन सी सिस्ट है? फॉलिकुलर सिस्ट। इसके ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे? फॉलिकुलर सिस्ट को ठीक करना है तो इसके ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे?
ठीक है भाई ब्रजेश, LH देंगे, LH देंगे। देखिए ओवरी पर जो डिजीज होती है, एक सिस्टिक ओवेरियन डिजेनरेशन। सिस्टिक ओवेरियन डिजेनरेशन दो तरह की होती है, एक दो तरह की सिस्ट, फोलिकुलर सिस्ट और एक ल्यूटियल सिस्ट। फोलिकुलर सिस्ट तो इसलिए होती है कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, इस वजह से ओवरी के ऊपर फोली की जैसी कोमल कोमल मुलायम मुलायम एक परिनुमा संरचना रहती है छोटी सी, उसको हम फोलिकुलर कहते हैं। अब यदि ओव्यूलेशन हो जाए तो ये सिस्ट खत्म हो जाए, इसलिए LH का उपयोग किया जाता है इसमें फोलिकुलर सिस्ट की। अगर हम ल्यूटियल सिस्ट की बात करें तो ल्यूटियल क्या होता है, ल्यूटियम कार्पस ल्यूटियम आपको पता है, जैसे ये ओवरी है, इस ओवरी में ये GF है ग्रेफियन फॉलिकल, ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुई तो ये जो संरचना बनी इसको बोलते हैं हम कार्पस ल्यूटियम। जब ओव्यूलेशन हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है, उसके बाद जो संरचना बनती है कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कभी कभी ये कार्पस ल्यूटियम टूटता ही नहीं है। वैसे सामान्य अवस्था में 70वें दिन 17th डे गाय या भैंस के यूट्रस के एंडोमेट्रियम पार्ट से, एंडोमेट्रियम दीवार से PGF2 अल्फा रिलीज होता है। यदि पशु प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो ये PGF2 अल्फा इस ओवरी के ऊपर पाए जाने वाले कार्पस ल्यूटियम को तोड़ता है और इसको बोलते हैं हम ल्यूटियोलाइसिस। ल्यूटियोलाइसिस के बाद पशु वापस से प्रोएस्ट्रस में प्रवेश कर जाता है और उसका एस्ट्रस साइकिल 21 दिन का ऐसे चलता रहता है सर्किल में। तो इस कार्पस ल्यूटियम को तोड़ने के लिए PGF2 अल्फा एंडोमेट्रियम से स्रावित होता है, कभी कभी कम मात्रा में स्रावित होता है या फिर नहीं तोड़ पाता। इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से ये कार्पस ल्यूटियम बना ही रह जाता है, जिसको बोलते हैं PCL, परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम की कंडीशन। और PCL का जो ट्रीटमेंट है वो है PGF2 अल्फा लगाना। PGF2 अल्फा, इसे हम क्लोप्रोस्टेनॉल भी कहते हैं, इसका इंजेक्शन लगता है, इससे पशु हीट में आ जाता है बाद में। अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, बताइए इस तरह की ओवरी, इस तरह की ओवरी किसकी होती है? सही है, बताइए। इस तरह की ओवरी किसकी? मुर्गी। अगर हम 100 की बात करें, ये होती है सहतूत जैसी, या फिर पहले ऑप्शन में आपको, देखिए सहतूत इस तरह से होती है, क्लस्टर इस तरह से बनता है सहतूत में, जबकि अंगूर आपने देखा होगा गुच्छा, उसका इस तरह से बनता है, इस तरह से। तो सहतूत जैसी ओवरी या मलबरी जैसी अगर पूछे, ये होती है स्टोकी या सुअरी की। अगर हमसे पूछे अंगूर के गुच्छे जैसी यदि हम आपको बता देते हैं, यदि आपके ऑप्शन में यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सुअरी की ओवरी कैसी होती है, ऑप्शन में अंगूर का गुच्छा नहीं है तो सहतूत करना है, सहतूत नहीं है तो अंगूर करना है, कि इस तरह से छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं, इस वजह से दोनों लगभग मिलती जुलती संरचनाएं हैं। अगला प्रश्न आपसे हम है कि बताइए इसका यूट्रस टी शेप होता है, टी शेप यूट्रस बताइए। अभी तक टॉप पे क्षितिज डोंगरे चल रहा है। ये तो सभी ने बता दिया, प्रज्ञा, डॉक्टर सुशील, RR, लक्की सेन, ब्रजेश गुजर, GS पवार, मिंटू ठाकुर। बताइए भाई वी शेप किसका यूट्रस होता है? यूट्रस, हिमा, वी शेप यूट्रस बताइए। राकेश वेटनेरियन, मोर सिंह। हाँ भाई कुतिया यानी बीच।
ठीक है, बी शेप हो गया आपका, आंसर सभी का आ गया। अब आप मुझे ये बता दीजिए, क्यूबोनी टेस्ट, क्यूबोनी टेस्ट की गर्भावस्था के लिए किया जाता है, प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए क्यूबोनी टेस्ट करते हैं। प्रज्ञा अच्छी तैयारी है यार, कमल सोलंकी, घोड़ी बिल्कुल सही यार, टेस्ट करते हैं। हाँ भाई, ठीक है, अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ, ओव्यूलेशन में कौन सा हार्मोन मदद करता है, किस हार्मोन के कारण ओव्यूलेशन होता है? एलएच, एलएच, एलएच ओव्यूलेशन किस में, एलएच। बताइए सुपर ओव्यूलेशन, सुपर ओव्यूलेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो बताइए आप, सुपर ओव्यूलेशन किस हार्मोन के कारण होता है, बताइए। एफएसएच, ठीक है भाई, इसका यूज होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में, ईटीटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में, जिसमें किसी दाता मादा मींस डोनर जो फीमेल होती है, इस डोनर फीमेल के एफएसएच का इंजेक्शन लगा करके और बहुत सारी मात्रा में 5, 10, 15, 20 ओवा प्राप्त कर लिए जाते हैं। और इन ओवा का दो तरह से फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है, एक तो इन विवो और एक इन विट्रो, यानी बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर। अगर हम इनका फर्टिलाइजेशन किसी भी तरीके से करवाते हैं और जो जाइगोट बनाते हैं, ये क्या बन गया, जाइगोट। इस जाइगोट की जो स्टेजेज हैं ये तो यूनिसेलुलर है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32। तो जो 16 कोशिकीय अवस्था है, 16 सेल्ड स्टेज कॉल्ड मोरूला, इसको बोलते हैं मोरूला। और 16 कोशिकीय के बाद जो बनती है ये 32 कोशिकीय अवस्था, इसको बोलते हैं हम ब्लास्टूला। क्या बोलते हैं इसे, ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला अवस्था के बाद आती है गैस्ट्रूला। कौन सी अवस्था आती है, गैस्ट्रूला। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, कौन सी स्टेज में एम्ब्रियो का ट्रांसफर या एम्ब्रियो का स्थानांतरण किया जाता है, भ्रूण का प्रत्यारोपण किया जाता है? प्रश्न आपका आ गया, आंसर आ गया आपका ब्लास्टूला स्टेज में, बिल्कुल सही है, ब्लास्टूला में। अब हम इस गैस्ट्रूला की बात करते हैं, तो ये जो गैस्ट्रूला स्टेज है, गैस्ट्रूला, इसमें लेयर्स बनती है 3, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और इन तीनों लेयर से बॉडी के विभिन्न पार्ट्स बनते हैं, जैसे एक्टोडर्म से, कुछ मीजोडर्म से, कुछ एंडोडर्म से। अब मैं आपसे ये इस बारे में भी देता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मसल्स कौन से लेयर से बनती है, मसल्स, मसल्स कौन सी लेयर से बनती है? कमल सोलंकी ठीक है, कुशल डांगी सही है, मीजोडर्म से बनती है, पीएपी दीपक शर्मा, पवन क्षितिज डोंगरे, मिहिर पाटीदार, ठीक है भाई, पवन, ब्रजेश आशीष, मीजोरम से बनती है। अगला मेरा क्वेश्चन है, ब्रेन, ब्रेन दिमाग कैसे बनता है, ब्रेन बताएं। ब्रेन, ब्रेन, कमल का आ गया आंसर, एक्टोडर्म, ठीक है। टीथ, दांत, दांत का बताओ भाई। दांत बनता है एक्टोमीजोडर्मल, एक्टोमीजोडर्मल, ठीक है। आपको थोड़ा और बता दें आपको, ये देखिए आपके सामने मैंने ये बना दिया, क्या, हार्ट। ये हार्ट के हो गए 4 चैम्बर। सिर्फ हम रिवीजन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मुझे ये विश्वास है कि आपको काफी आता है, क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हैं, वो भी फाइनल। आप कुछ चीजें बताएंगे, ये बताइए ये क्या है,
ये क्या है? नहीं बता सकते? ये है ऐसे नोड, ऐसे नोड को बोलते हैं पेस मेकर, पेस मेकर को बोलते हैं हार्ट ऑफ हार्ट, हृदय का हृदय, हार्ट ऑफ हार्ट, हृदय का हृदय कहते हैं। यहाँ से हृदय की धड़कन की उत्पत्ति होती है, स्पंदन की शुरुआत होती है। आजकल कृत्रिम पेसमेकर भी लगाए जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पर ट्राइकस्पिड और यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। यहाँ से यहाँ पर एक क्या स्थित होता है? एवी नोड, एवी, और एवी नोड से यहाँ एक संरचना होती है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, हिज के बंडल। हिज के बंडल के बाद आती है पेपिलरी पेशी, पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी पेशी, और इनसे निकलने वाले जो होते हैं को बोलते हैं परकिंजे तंतु, परकिंजे फाइबर। अब आपसे हम पूछते हैं, प्रश्न पूछेंगे आपके सामने, हार्ट का डायग्राम है, कुछ एक और संरचनाएं बना दें। यहाँ पर भी कुछ होता है जिसको हम भ्रूणावस्था में बोलते हैं, फोरामेन ओविलिस। इसमें से ये दोनों साइड में गंदा और अच्छा वाला खून मिलता रहता है। मीन्स इधर तो होता है शुद्ध और इधर होता है अशुद्ध, दोनों रक्त आपस में मिलते रहते हैं। इसको फोरामेन ओविलिस कहते हैं, जो वयस्क अवस्था में जाकर के फोसा ओविलिस में बदल जाता है। यहाँ से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में शरीर के पीछे वाले भाग से आती है पोस्टीरियर वेना केवा, शरीर के अग्र वाले भाग से लाती है एंटीरियर वेना केवा, और ये रक्त, अशुद्ध रक्त को ला करके किस में डालती है? राइट एट्रियम में, बाएं आलिंद में। इसको बोलते हैं भाई राइट एट्रियम, और इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट, सॉरी राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ हृदय या हार्ट के कौन से भाग में, शॉर्ट में मैंने आरवी, आरवी इस तरह से लिखा ना, एलवी, इस तरह से आंसर देना है। अब प्रश्न आपसे मैं कर रहा हूं, हार्ट के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है? मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कौन से पार्ट में है? बताएं। कमल सोलंकी, सही है भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताएंगे आप। हाँ, ठीक है। हाँ, यहाँ से, यहाँ से एक मोटी नली निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, इस नली का नाम बताइए, जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। एरोटा, सही है भाई, एरोटा। अगला प्रश्न बताएंगे, ये वाला जो पार्ट है राइट वेंट्रिकल, यहां से एक लंग्स की तरफ एक ब्लड वेसल जाती है, इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, सही है, आ गया। अब मैं यहां से धमनी और शिरा की परिभाषा बताता हूं, धमनी और शिरा। देखिए, शिरा यानी वेन, और आर्टरी मतलब धमनी। धमनियां वे रक्त वाहिनियां होती है, यानी आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरीज आउट ब्लड फ्रॉम हार्ट अवे। हृदय से दूर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनियां कहते हैं, और हृदय की ओर जो रक्त वाहिनियां रक्त को लाती है शिराएं कहते हैं। यहाँ पर ये जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, कि एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों की तरफ ले जा रही है, उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। यहाँ लंग्स है, लंग्स में शुद्धिकरण होएगा, मीन्स ऑक्सीजनेशन होएगा, ऑक्सीजन जुड़ने के बाद वापस से इस ब्लड को लाया जाएगा, और कहाँ डाला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में डाला जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में जहां पर ये खुलती है, वहां पर आडी तिरछी पेशियों का समूह होता है, उसको बोलते हैं मस्कुलाई पेक्टिनेटाई। मस्कुलाई पेक्टिनेटाई से यहाँ ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई हो जाता है।
अब यहाँ से मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन, कि ऐसी ब्लड वेसल्स, मोटी रक्तवाहिनियों की दीवार, ये दीवार हो गई, ये मोटी रक्तवाहिनी मान लो एरोटा है, इसकी दीवार है, इसकी दीवार को सप्लाई करने वाली पतली रक्तवाहिनियों को, इन ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? इस तरह की ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? बताओ भाई। एमपी के हिसाब से एक क्वेश्चन है, मोटी रक्तवाहिनियों की दीवार को सप्लाई करने वाली पतली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? नहीं भाई, इसको बोलते हैं वासा वेसोरम, उनको बोलते हैं वासा वेसोरम। अरे कैपिलरी आर्ट्रियोल नहीं जानते क्या? चलो ठीक है, ये भी बता देता हूँ आपको, यही क्लियर नहीं है। वासा वेसोरम बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? वासा वेसोरम। अब मेरे से सुन लीजिए आप, ये आप कह रहे हो आर्टरी वेन क्या होती है, तो देखो ये महाधमनी मान लो इसको, एरोटा, एरोटा ब्रांच होती है, और ये बनती है इससे बहुत सारी धमनियां, या फिर धमनियों में विभाजित। तो ये है महाधमनी, महाधमनी को एटॉ कहते हैं, और ये बन जाती है ताकि तो करके धमनी, धमनी मतलब हम इसको आर्टरी बोलते हैं। अब इस आर्टरी की जो ब्रांच होती है फर्दर, उसको बोलते हैं हम आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल यानी धमनिका। देखिए, महाधमनी धमनी में बटी, धमनी धमनिका में बटी, एरोटा आर्टरी में, आर्टरी आर्ट्रियोल में, और फिर ये धमनिका आगे जाकर केसिका में बदल जाती है, कैपिलरी में, कैपिलरी यानी केसिका। और ये बहुत सारी केसिका, तो यहाँ से सिरा यानी वेन्स की कैपिलरी चालू हो जाती है, और वेन की कैपिलरी आर्टरी की कैपिलरी से आपस में जुड़ी हुई होती है, और ये जो संरचना बनती है इसको क्या कहते हैं? अब बताइए भाई। वेन्स की कैपिलरीज आर्टरी की कैपिलरीज के एंड पर इस तरह से जुड़ी ब्रांच में, से क्या कहते हैं? ये कहते हैं एनास्टोमोसिस को बोलते हैं, एनास्टोमोसिस। और यहां से देखिए, ये सिरा है, ये कैपिलरी है, कैपिलरी से क्या बन गई? ये वेन्यूल, और वेन्यूल से ये बन गई मोटी वेन, और वेन से बन गई वेना केवा। तो देखो वापस सुनो, महाधमनी धमनी, धमनी धमनिका, धमनिका से केसिका, केसिका से फिर ये सिरा की केसिका, ये धमनी की केसिका, ये सिरा की केसिका, सिरा की केसिका से सिरिका, वेन्यूल मतलब सिरिका, और सिरिका से ये बन गई सिरा, और सिरा से बन गई ये वेना केवा यानी कि महासिरा। ठीक है भाई। अब हम थोड़ा सा मूव होते हैं, टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक प्रश्न बताएंगे, एक सबके लिए, एक सबके लिए, और सब एक के लिए, ये किसका सिद्धांत है? ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, सब एक के लिए, ये किसका सिद्धांत है, किसका प्रिंसिपल है? नहीं आ रहा? ये कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल है, कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल है, मीन्स सहकारिता का सिद्धांत है, सहकारिता का, एक सबके लिए और सब एक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं आ रहा तो बताओ, सिंपल बता दो, एनडीडीबी कहाँ है? यही बता दो, चलो एनडीडीबी कहाँ है? वेयर एनडीडीबी सिचुएटेड? नहीं बता पा रहे क्या? एनडीडीबी कहाँ है? आनंद गुजरात में है भैया, आनंद गुजरात में, आनंद गुजरात में। हाँ, अगला क्वेश्चन बताएंगे, एनडीआरआई कहाँ है? एनडीआरआई कहाँ है? करनाल हरियाणा में। कहाँ है भाई? करनाल हरियाणा में। एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी, सही बता रहा है बच्चा? हाँ भाई। अगला प्रश्न बताएंगे, हाँ, IARI, ये कहाँ है?
इज्जत नगर, बरेली। हाँ भाई, अगला प्रश्न बताइए। हाँ, CIRG कहाँ है? CIRG कहाँ है? कपिल पवार, कमल, हेमू, कमल सोलंकी, मखदूम, मथुरा, बिल्कुल सही है, मथुरा मखदूम। हाँ भाई, अगला प्रश्न बताएंगे, भारत की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी बकरी की ब्रीड कौन सी है? भारत की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी डेयरी बकरी की गोट की ब्रीड कौन सी है? पवन बताइए। कमल सोलंकी ने बता दिया जमुना पारी, सही है बिल्कुल, जमुना पारी। कौन सी बकरी की ब्रीड स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध है? शहरी गोट, सिटी गोट कहते हैं जिसको हम। सिटी गोट किस ब्रीड को कहते हैं? सिटी गोट ब्रीड किसको कहते हैं? बारबरी, ठीक है भाई, बारबरी को कहते हैं। बारबरी का जो उत्पत्ति स्थल है पूर्वी अफ्रीका का बारबरा शहर है। और बारबरी स्टॉल फीडिंग के लिए मिल्क फैट परसेंटेज अच्छी होती है बारबरी। और ये अ, इधर उत्तर प्रदेश में के आसपास, जो यमुना के आसपास के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अगला प्रश्न मेरा रहेगा आपसे, सबसे ज्यादा क्रिम्प किस भेड़ की ऊन? क्रिम्प, क्रिम्प मतलब ऊन में घुमाव, सबसे ज्यादा किसकी? ठीक है कुशल इटावा। आप तो क्रिम्प बताइए किसके? मेरिनो, ब्रजेश गुजर, मेरिनो। सही है भाई, मेरिनो। हमारे राजस्थान से एक प्रश्न आ रहा है आपके लिए, TSWRI कहाँ है? TSWRI कहाँ है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी का नगर टोंक में है। और यहाँ की जो सिंथेटिक ब्रीड्स है सीप की, वो अभी से ही चालू होती है, जैसे अभिसान है, अभिवस्त्रा है, अभिमानस है, अभिकालीन है, ऐसी ब्रीड्स यहाँ पर डेवलप की जाती है, सिंथेटिक ब्रीड। बिल्कुल सही। अगला हम प्रश्न आपसे पूछ। हाँ भाई, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, केमल का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो ICR का अधीन आता है, वो कहाँ स्थित है? ऊंट का। केमल का रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा जो इंडिया का है, जोहड़बीड, बीकानेर में स्थित है। बिल्कुल सही है। चलो, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं हम। तो मध्य प्रदेश में ये एक नस्ल है मालवी। मालवी किसकी नस्ल है? अब बताएंगे मालवी किस है। गाय भैंस भेड़ बकरी किसकी है? मालवी, मालवा का पठार। ओ हो, बहुत अच्छे आंसर आए आपके। बहुत अच्छे आंसर आए, क्योंकि बहुत देर से आप वेट कर रहे थे ऐसा कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछे हमसे। बताइए, भोपाल में एक लैब है, भोपाल में एक लैब है, वो कौन सी लैब है? मोनिका, कुंवर, क्षितिज, हेमा। भोपाल में पशु चिकित्सा से संबंधित एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, वो कौन सी लेबोरेटरी है? हिंट दे दिया मैंने आपको। नहीं आ रहा आपसे? सुशील सिंह तोमर। हाँ भाई, बताइए, एक्ट VCI एक्ट कब लागू हुआ? नहीं बता पा रहे? बताइए, जॉनीज डिजीज किसे कहते हैं? जॉनीज डिजीज। अरे एक गलत क्यों बता रहे हो सुशील? 1984, 1984। महेंद्र का सही है, महेंद्र रावत का। जॉनीज डिजीज किस बीमारी को कहते हैं?
पैरा ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं पैरा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी को नहीं कहते, पैरा टीबी को बोलते हैं। काफी दिनों से आप लोगों की डिमांड थी लाइव नहीं लेते, लाइव नहीं लेते, अब हम आपको आपकी हकीकत का से रूबरू करा रहे हैं, तब आप हमारी क्लास से। हाँ बताइए भाई, जोनी डिजीज किसको बोलते हैं? पैरा ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा, आ, हजारे डिजीज किससे बोलते हैं? हजारे डिजीज, हजारे डिजीज किससे बोलते हैं और किस में होती है? इतना सही बता दो, कुछ भी बता दो, चलो इतना बता दो कि किससे बोलते हैं और किस में। हाँ आशीष का आ गया, इकोलाई से होती है, इकोलाई से होती है। दीपक पाटीदार, पवन कुमार लोधी, पवन, सिंपल प्लेन पवन, एस ब्रजेश गुजर, इकोलाई बेसिलोसिस, इकोलाई से होती है हजारे डिजीज। हाँ, अरे बछड़े में नहीं होती है, मुर्गी में होती है भाई। होती तो इकोलाई से है, लेकिन किस में होती है? मुर्गी में। वो जो आप सोच रहे हैं वो कोलाई बेसिलोसिस है, जिसको हम व्हाइट स्क्योर बोलते हैं। कोलाई बेसिलोसिस को हम काफ श्योर, काफ श्योर या फिर कोलाई बेसिलोसिस बोलते हैं। कुछ हम विटामिन और मिनरल को भी डिस्कस कर ले। बताइए आप क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। तो आ गया, स्लिप्ड टेंडन बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? मुर्गी में स्लिप्ड टेंडन डिजीज किस मिनरल की कमी से होती है? ठीक है, मैग्नीज की कमी से भी होती, जिंक की कमी से भी होती, साथ में एक विटामिन होता है, विटामिन जैसा पदार्थ है कोलिन। इन तीनों की कमी से स्लिप्ड टेंडन डिजीज है आपके सामने। हाँ भाई, नेक्स्ट आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए स्टार ग्रेजिंग किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली कंडीशन है? स्टार ग्रेजिंग। बी वन बी वन, बहुत अच्छी बात है, बी वन को हम थाइमिन कहते हैं। अगला बताइए, कर्ल्ड, कर्ल्ड टो पैरालिसिस। छत्तीसगढ़ के बच्चे ध्यान दें, छत्तीसगढ़ के अगर इसमें ऐड हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछ। कर्ल्ड टो पैरालिसिस कमी से होता है, बीटा राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। अगला आपसे हम प्रश्न बताइए, परनीसियस, परनीसियस एनी किस विटामिन की कमी से होता है? देवेंद्र, परनीसियस एनी। बिल्कुल आशीष चौधरी का आ गया, डॉक्टर सुशील हैप्पी, अल्पाका। हाँ भाई, परनीसियस एनीमिया ये 12 ये भी। अगला बताएंगे, सेलर्स डिजीज, सेलर्स डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है? मिहिप पाटीदार, फोलिक एसिड को मत करो यहाँ पर, फोलिक एसिड की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। यहाँ पर विटामिन बी 12 स्पेसिफिक परनीसियस एनीमिया के लिए है, तो उसी को याद करो। डॉक्टर सुशील सिंह तोमर, सेलर्स डिजीज किस, हाँ देवेंद्र का सही आंसर आएगा। विटामिन सी या जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, कमी से, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या होता है? सेलर्स डिजीज होता है। सेलर्स डिजीज को बोलते हैं विटामिन सी की कमी से मसूड़े सूज जाते हैं, जिसको कर्वी भी कहते हैं, कर्वी भी कहते हैं। अगला बताइए, एंटी स्टर्लिटी विटामिन कौन सा? एंटी स्टर्लिटी विटामिन, बताओ एंटी स्टर्लिटी विटामिन। नहीं बता पा रहे क्या? आशीष देवेंद्र का तो आगे, ब्रजेश। विटामिन ई को एंटी विटामिन कहते हैं। हाँ भाई, बताइए कौन से विटामिन को एंटी, एंटी हिमोरेजिक विटामिन कहते हैं? कौन से विटामिन को एंटी हिमोरेजिक विटामिन कहते हैं?
कमल सोलंकी, शील तोमर, हाँ हेमा मोर्सी, पवन। विटामिन के को एंटी हिमोरेज विटामिन कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है आपसे, बताइए कौन से विटामिन को, कौन सा विटामिन जो है वो इंटेस्टाइन में संश्लेषित किया जाता है। जान जानवरों की इंटेस्टाइन में कौन सा विटामिन संश्लेषित किया जाता है। तो आपको हम बता दें, एक तो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के, ये दोनों ही कहाँ संश्लेषित किए जाते हैं, ये दोनों ही जानवरों की इंटेस्टाइन में संश्लेषित किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स और विटामिन के। अगला प्रश्न आपके सामने है, विल्सन डिजीज किस तत्व से संबंधित है। विल्सन डिजीज तत्व से संबंधित, कौन सी धातु या तत्व से विल्सन डिजीज संबंधित है। नहीं बता पाए। विल्सन डिजीज रिलेटेड, बिल्कुल सही है, कमल का आ गया, सुशी, हाँ कॉपर कॉपर कॉपर। हम आपसे संबंध ही पूछे अब, बताइए पैरट बीक, पैरट बीक कंडीशन का संबंध, एक डिजीज का नाम है पैरट बीक में मुर्गी की जो चोंच है वो कैसी हो जाती है, तोते जैसी हो जाती है, इस तरह से चोंच तोते जैसी हो जाती है, पैरट बीक कंडीशन। बताइए कौन सी बीमारी को, कौन सी कौन से तत्व की बात है, मैग्नीज, बिल्कुल सही है मैग्नीज। अगली हम बीमारी बोल रहे हैं आपके सामने, पीट स्क्योर। बताइए पीट स्क्योर का संबंध किससे है, बताएं पीट स्क्योर का संबंध किससे है। हाँ बिल्कुल, ब्रजेश का आ गया, मोलिबिडेनम, मोलिबिडेनम से है। पीट स्क्योर हो जाता है कोयले जैसे काले दस्त आते हैं, मोलिबिडेनम की अधिकता से हो जाता है। मोलिबिडेनम एक तत्व है जो कि जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है, पक्षियों में यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है, और इसकी कमी से जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल, जिससे गठिया या गाउट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, थम्प डिजीज। बताइए थम्प डिजीज किस तत्व की कमी होता है, कौन से तत्व की कमी से थम्प डिजीज होता है। इतनी दम है क्या, क्या पढ़ते हो फिर तुम लोग। आयरन। हम यहाँ पढ़ाते हुए परेशान नहीं हो रहे, आप लोग को कमेंट लिखने में जोर आ रहा है। ठीक है, आयरन थम्प डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपीनिया, बताइए कौन से तत्व की कमी से ऑस्टियोपीनिया होता है। ऑस्टियोपीनिया नहीं आता, कॉपर। बताइए फॉलिंग डिजीज तत्व की कमी से होती है, फॉलिंग डिजीज, अरे कैल्शियम नहीं, कॉपर कॉपर। कैल्शियम से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो, ये सब पढ़े होंगे आपने। देखिए रिकेट्स छोटे बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है, बड़ों में, और ऑस्टियोपोरोसिस बूढ़ों में होता है। और मुर्गी में लेदरी एग सेल हो जाता है कैल्शियम की कमी से, अंडे का कवच है वो चमड़े जैसा हो जाता है। तो ये कैल्शियम की बीमारी अलग है। हम कॉपर की बात करें, कॉपर की कमी से ऑस्टियोपीनिया होता है, ऑस्टियोपीनिया के बाद फॉलिंग डिजीज भी कॉपर की कमी से होता है। हम आपसे प्रश्न पूछते, बताइए कॉपर किस तत्व का विरोधी तत्व है, कॉपर किस तत्व का विरोधी तत्व है। पवन कुमार लोधी, किसका विरोधी है। हाँ आगे भाई, मोलिबिडेनम, एम ओ, हम पढ़ाते हैं जब बोलते हैं मोकू, एमओसीयू, मोकू, मोलिबिडेनम कॉपर का विरोधी है, मोकू। और बताइए जिंक किसका विरोधी है, जिंक, साक्षी,
और सिंह, पवन, जिंक किसका विरोधी है? नहीं बता पा रहे। तो अब हम आपसे कुछ पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अरे हिमांशु, जिंक कैल्शियम का विरोधी है, कैल्शियम का ये। हाँ, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहते हैं। हम आपको विटामिन ए पर 1 घंटा भाषण दे सकते हैं, हर टॉपिक जो भी। चलो विटामिन ए के बारे में बोलना शुरू करें या आपको कुछ गाइडेंस दें? चलो कुछ गाइडेंस देते हैं। आपकी एग्जाम बिल्कुल नियर है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, खुद पर ध्यान रखें, खुद की तैयारी पर ध्यान रखें, समय पर सोना, समय पर उठना, और प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 या 4, कभी कभी 4 टेस्ट पेपर सोल्व करना। ये गाइडेंस के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छा। हमारे इधर राजस्थान में काफी सारे एग्जाम। हाँ, बच्चे एक से एक तरीका अपनाता है सक्सेस का। सबसे सिंपल तरीका आपका ये है कि आपको पर कंसंट्रेट करना है, और टेंशन जितना आप कर सकते हो अच्छा किया अब तक, और आगे भी अच्छा ही करोगे। बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, भूल कर भी भूल नहीं हो है। और भूल कर भी भूल नहीं हो, इसके लिए आपके पास कौन सी शक्ति? प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस, जो भी टेस्ट पेपर्स आपके हाथ लगे सॉल्व करो, और उसमें खुद का एनालिसिस करो कि मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, और इसमें से मैं, मेरी जो नॉलेज है आज की तारीख में, कितने और क्वेश्चन सही कर सकता था, कौन सा मेरी लापरवाही के कारण गलत हुआ। बच्चे का सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकता कि उसकी नॉलेज कम होती है, उसका सिलेक्शन रुकता है उन क्वेश्चंस आता है जो वो आते हुए भी वो गलत कर देता है, जब वहां पर अपनी पूर्ण नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाता। कई बच्चों का आपने सुना, कम पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम क्रैक कर जाते हैं, लेकिन दिन रात पढ़ते नहीं कर पाते। उसका रीजन सिर्फ यही, वो अभ्यास होता है। वो एक एक चीज को बारीकी से देखने की प्रैक्टिस उनको हो जाती है। कहीं हमसे ये ऑप्शन में गलत तो नहीं करवा रहा, हर प्रश्न को हमें तक की नजर से देखना है, कहीं हमसे ये गलत तो नहीं करवा रहा। यदि इसने हमें हमसे गलत करवाया तो अच्छा, देवेंद्र 85 से ऊपर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। थैंक यू कुशाल डांगी। हम हैं, अगर आपको अच्छा पसंद आया तो हम तो लेते रहेंगे, हमारे कोई टेंशन नहीं क्लास व्लास की, है ना। तो आप तो मेहनत करिए। इन बात यही है, कुछ बच्चों के तो दिमाग में यही थी कि लाइव तो लाइव ले लो, कोई प्रॉब्लम हो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम आपको और भी बेहतरीन करते, समय की बहुत ही शॉर्टेज रही है, बहुत ही कमी रही है, और आंसर की बिल्कुल। हाँ, कौन, आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, एक दूसरे के नंबर ले लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अब जो भी आगे कल है, परसों है, जब भी कल होगी, जहाँ तक है, अगर आप लोग इसी तरह से देखिए, टेस्ट हमारे सारे टेस्ट सीरीज डली हुई हैं काफ़ी सारी, अगर आप चाहें तो उनको दे सकते हो। आपका ग्रुप बना लो इतने सारे बच्चों, और लाइव में, हाँ लाइव तो चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम। लाइव में तो आप टेंशन ही मत करो। एपी पवन लो, 90 हो रहा है विजेंद्र सिंह, बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू लाइव क्लास में आपको देता रहूंगा मैंने, भाई हमारी तरफ से आपको कोई कमी नहीं आएगी। आप हमारे कंटेंट को यदि अच्छे से पढ़ते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं, तो आपको वहीं से दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि हमारे जो रिकॉर्डेड क्लास हैं वो बेहतरीन बनाए गए हैं काफ़ी। वो 8-10 साल हो गए, पीजी लेवल के क्वेश्चंस ही हमने आपको करवाए, और लेवल कुछ भी नहीं होता। लेवल आपका अपने आप बढ़ता है जब आपको नॉलेज होती है तो। निस्सा, थैंक यू।